नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करते हैं पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो है फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड। फंडामेंटल राइट्स, जिन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। फंडामेंटल राइट्स दोस्तों ऐसे राइट्स होते हैं जो एक इंडिविजुअल के ग्रोथ के लिए बहुत नेसेसरी होते हैं। बिना फंडामेंटल राइट्स के एक इंडिविजुअल ग्रो नहीं कर सकता। जिन्हें दोस्तों अभी भी समझ नहीं आया, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा, फंडामेंटल राइट्स दोस्तों ऐसे अधिकार होते हैं जो संविधान द्वारा दिए गए हैं, जो एक आदमी के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होते हैं। दोस्तों, एक डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए फंडामेंटल राइट्स का होना बहुत जरूरी है। जो बिल ऑफ राइट्स है यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन में, उससे इंस्पायर होकर जो भारत के संविधान के निर्माता थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को ऐड किया ताकि जो लोगों की पॉलिटिकल फ्रीडम है उसको सिक्योर किया जा सके। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स इतने जरूरी क्यों है। सबसे पहले तो दोस्तों कि ये इंडिविजुअल की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। विदाउट फंडामेंटल राइट्स एक इंडिविजुअल ग्रोथ नहीं कर सकता, ना ही अपनी डिग्निफाइड लाइफ को जी सकता है। सेकेंड थिंग, ये चेक रखता है जो अनलिमिटेड पावर होती है स्टेट की उस पर, और जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो अवेलेबल होते हैं अगेंस्ट स्टेट, ना कि किसी इंडिविजुअल के। और जो दोस्तों हमें एक इम्पोर्टेंट चीज ध्यान रखनी चाहिए, फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट राइट नहीं होते हैं, उस पर कहीं ना कहीं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होती है। जिसका मतलब है दोस्तों, आप पूरी तरीके से ये नहीं कह सकते कि ये छूट दी गई है, उस पर कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शंस जरूर होगी। ओरिजिनली दोस्तों जब संविधान लागू हुआ था तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट्स थे। पहले दोस्तों राइट टू प्रॉपर्टी भी एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि आर्टिकल 31 के अंडर आता था, उसे डिलीट कर दिया गया फंडामेंटल राइट के नजरिए से, और उसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के तहत आर्टिकल 300A ऐड कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। अब दोस्तों यहाँ पर आपको मैंने बात कही फंडामेंटल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, इसमें डिफरेंस क्या है। दोस्तों जब तक वो फंडामेंटल राइट था तब तक उसका गारंटर सुप्रीम कोर्ट है। अगर आपका वो राइट कोई भी छेड़खानी करता उसके साथ, तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपने राइट को प्रोटेक्ट कर सकते थे। लेकिन जब उसे फंडामेंटल राइट के लिस्ट से हटाया गया तो वो अब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और उस पर अब सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली एक्शन नहीं लेता। तो दोस्तों ये थी कुछ बेसिक नॉलेज जो आपको फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग पता होनी चाहिए। तो इस वीडियो को दोस्तों हम 2 पार्ट में कवर करेंगे, क्योंकि जो पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये थोड़ा लेंथी है और मैं नहीं चाहता कि वीडियोस बड़ी बने, इसलिए हम इसे 2 पार्ट में कवर करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात मेंशन कर दूं, कोई भी आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट लैंग्वेज में लिखा होता है और उसे समझना नॉर्मली आसान नहीं होता। इसीलिए दोस्तों मेरा इस वीडियो का पर्पस है कि जो कोई भी आर्टिकल होगा उसे हम लेमैन टर्म में समझे, कि बिल्कुल आसान भाषा में हम उस आर्टिकल के क्रक्स के बारे में बात करेंगे कि एक्चुअली वो आर्टिकल कहना क्या चाहता है। तो चलिए दोस्तों, आर्टिकल 12 से 35 तक क्या लिखा गया है उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 12 के बारे में। आर्टिकल 12 स्टेट की डेफिनेशन है जो उसके बारे में बात करता है। तो स्टेट के अंडर आता है दोस्तों एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑफ द सेंटर, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑफ द स्टेट एज वेल, एंड लोकल अथॉरिटीज एंड अदर अथॉरिटीज। जिसका मतलब है कोई ऐसी गवर्नमेंट अथॉरिटीज जो गवर्नमेंट के लिए काम कर रही हो वो भी स्टेट के अंडर आएगी। अब यहाँ पर दोस्तों सवाल उठता है कि जो हमारे कोर्ट्स है क्या वो स्टेट के अंडर आएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैं सीधा सीधा कहना चाहूंगा, जब कोर्ट नॉन जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म करेंगे उस टाइम वो स्टेट के अंडर आएंगे। अदरवाइज जब वो जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उस टाइम वो स्टेट के अंडर नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं आर्टिकल 13 के बारे में, जो कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। जिसका मतलब है दोस्तों ऐसे लॉज नहीं बनाए जाएंगे जो फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट करे। जैसे कि दोस्तों इसी के अंडर आर्टिकल 13 सब क्लॉज 1 वो कहता है फ्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के बारे में। जो संविधान बनने से पहले लॉज बनाए गए थे, अगर वो किसी हद तक फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हैं तो उस हद तक उस लॉ को नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। और 13 सब क्लॉज 2 कहता है दोस्तों पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के बारे में। जो लॉज आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन बनाए गए हैं वो ऐसे लॉज नहीं बनाए जाएंगे जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करे, उन्हें नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों जुडिशियल रिव्यू की बात होती है आर्टिकल 13 के अंडर। अब दोस्तों यहाँ से शुरू होते हैं हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम राइट टू इक्वालिटी और राइट टू फ्रीडम के बारे में बात करेंगे बस। तो दोस्तों आर्टिकल 14 से 18 ये बात करता है राइट टू इक्वालिटी के बारे में, जिसे कि समानता का अधिकार कहा गया है। आर्टिकल 14 दोस्तों 2 चीजों के बारे में बात करता है। पहला है इक्वालिटी बिफोर लॉ, सेकंड है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है दोस्तों, इसका मतलब है कि जो 2 लोग होंगे उन्हें सिर्फ एक तरीके से ट्रीट किया जाएगा, कोई भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं होगी उनके लिए। आर्टिकल 14 का जो दूसरा पार्ट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, उसका मतलब है मान लीजिए एक साइड अमीर है एक साइड गरीब है, तो अगर दोनों एक क्राइम करते हैं और पेनल्टी लगाई जाती है उन पे, तो अमीर तो अपना पैसा चुका देगा लेकिन गरीब वही पैसा चुकाने में असमर्थ होगा। इसीलिए जो लाइक होते हैं, मतलब एक जैसे लोग होंगे, उन्हें एक तरीके से ट्रीट किया जाएगा और जो अनलाइक होंगे उन्हें डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया जाएगा। तो चलिए बात करते हैं आर्टिकल 15 की। आर्टिकल 15 में कहा गया है कि RRCSP के
बेस पे किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, जिसका मतलब है रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इसके बेस पर किसी के साथ भी कहीं भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। और दोस्तों आर्टिकल 16 ये बात करता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जिसका मतलब है कि आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी जहां भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात आएगी। आर्टिकल 17 ये बात करता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब जो हमारे आसपास अनटचेबिलिटी है, अगर ऐसी चीज़ें प्रैक्टिस की जा रही है अभी भी, तो उसके अगेंस्ट ये प्रोटेक्ट करता है आर्टिकल 17। और आर्टिकल 18 बात करता है दोस्तों अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, जिसका मतलब है कोई भी ऐसे टाइटल्स नहीं दिए जाएंगे राजा महाराजा जैसे पहले होते थे, मतलब सब व्यक्ति एक समान है, तो इसीलिए कोई स्पेशल प्रिविलेज किसी को नहीं दिया जाएगा। दोस्तों आर्टिकल 19 से 22 तक ये बात करते हैं राइट टू फ्रीडम के बारे में। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 19 के बारे में, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दोस्तों इसी के अंदर बात की गई है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में, फ्रीडम ऑफ कोऑपरेटिव के बारे में, फ्रीडम टू रेजाइड के बारे में, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट और बहुत सारी फ्रीडम्स के बारे में आर्टिकल 19 में बात की गई है। तो दोस्तों बात करते हैं आर्टिकल 20 के बारे में। आर्टिकल 20 बात करता है प्रोटेक्शन इन कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, जो भी प्रोटेक्शंस आपको जब आप कोई ऑफेंस करते हैं उस टाइम दिए जाते हैं वो आर्टिकल 20 में लिखे गए हैं। जैसे कि नो एक्स फैक्टर लेजिस्लेशन, कोई भी ऐसा लॉ अगर आज बनाया गया है तो आज से इम्प्लीमेंट होगा, उससे पहले अगर किसी ने वो क्राइम किया है तो उसे वो सज़ा नहीं दी जाएगी। अगर आज कोई क्राइम करता है जब लॉ बन चुका है तभी उसे वो सज़ा दी जाएगी। नो डबल जेओपार्डी, जिसका मतलब है दोस्तों किसी भी इंसान को सेम क्राइम के लिए 2 बारी पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। तीसरा है दोस्तों नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस्ड अगेंस्ट हिमसेल्फ, जिसका मतलब है दोस्तों कि अपना खुद का गवाह एक इंसान खुद नहीं हो सकता है उसे ज़बरदस्ती फोर्सफुली कहा जा रहा हो कि आप ये गुनाह कबूल कीजिए। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आर्टिकल 21 के बारे में, जिसमें कहा गया है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जिसका मतलब है दोस्तों जो पर्सन की लाइफ और पर्सनल लिबर्टी होती है उसे डिप्राइव नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट ओनली प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। और दोस्तों आर्टिकल 21A ये कहता है राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन भी फंडामेंटल राइट है। दोस्तों अब बचा आर्टिकल 22 जो बात करता है दोस्तों प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। अगर आपको अरेस्ट किया जाता है या डिटेन किया जाता है उस टाइम कौन कौन सी प्रोटेक्शन आपके लिए दी गई है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू फ्रीडम के बारे में बात करी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ। जय हिंद, जय भारत।